बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, मुझे बीए के पढ़ाने के संदर्भ में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट भी पढ़ाने को दिया गया था। मैंने इसके पहले पॉलिटिकल साइंस को डिफिनीशन, नेचर, स्कोप, मेथड एंड अप्रोच, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ये आपको अपने वीडियो में बता दिया था। दूसरा है स्टेट। स्टेट को भी आपको हमको बताना है। स्टेट में है इट्स एलिमेंट एंड नेचर, theories of origin of the state, constitution and its classification, forms of government and organ of government। तो हम स्टेट के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान में दो शब्द आते हैं, राष्ट्र और राज्य। राज्य, इन दो शब्दों के आधार पर राजनीति विज्ञान का विकास होता है। इसके भिन्न भिन्न लक्षण हैं और ये भिन्न भिन्न ढंग से विकसित होते हैं। राज्य तो राजनीतिक एवं भू क्षेत्रीय या टेरिटोरियल इकाई है, जबकि राष्ट्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इकाई है। वस्तुतः राज्य संस्था अपने प्रारंभिक रूपों में विकसित होते होते वर्तमान राष्ट्र राज्य के रूप में उत्कर्ष पर पहुंची है। राज्य की संकल्पना को आरजी गेटिल ने पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक में राज्य विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। जेडब्ल्यू गार्नर की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह कहा। आधुनिक राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के महत्व के संदर्भ में कई उतार चढ़ाव आए हैं। उदारवादी चिंतन के क्षेत्र में व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरल अप्रोच के प्रवर्तकों ने यहां तक सुझाव दिया है कि राज्य की संकल्पना को राजनीति विज्ञान से बाहर कर देना चाहिए। डेविड स्टर्न ने अपनी चर्चित पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इसी तरह के तर्क दिए हैं। राज्य शब्द का औपचारिक संकल्पना का संकेत, राज्य शब्द एक जो है औपचारिक संकल्पना का संकेत देता है, जबकि यथार्थ राजनीति राज्य के औपचारिक संगठन के बाहर सक्रिय होता है। दूसरा, राज्य की संकल्पना साधारणतः राज्य के साध्यों, इंस के संदर्भ में की जाती है और हमें राजनीति के यथार्थ जगत से परे हटाकर मॉरल फिलॉसफी की ओर ढकेलती है। तीसरा, राज्य की संकल्पना राजनीतिक संगठन के एक विशिष्ट रूप का संकेत देती है जो राज्य पूर्व और राज्यहीन समाजों की कल्पना के साथ जुड़ा हुआ है। राज्य का अर्थ क्या होता है? निकोलस मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में राज्य की परिभाषा देते हुए कहा कि ऐसी सत्ता जो मनुष्य को ऊपर शक्ति का प्रयोग करती है वह राज्य है। ऐसी सत्ता जो मनुष्य को ऊपर शक्ति का प्रयोग करती है वह राज्य है। मैक्स वेबर ने कहा कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करती है। यह राज्य की परिभाषा दिया वेबर ने। मैकाइवर और पेज ने राज्य की परिभाषा के संदर्भ में कहा कि राज्य को अन्य सभी साहचर्यों के इस आधार पर, राज्य को सभी साहचर्यों के इस आधार पर पहचाना जा सकता है कि केवल इसी में बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। हेराल्ड लास्की ने कहा कि अन्य सभी साहचर्यों का चरित्र तो स्वैच्छिक होता है और व्यक्ति को केवल तभी बांध पाते हैं जब वह अपनी पसंद से उसका सदस्य बनता है, परंतु किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति के लिए उसके आदेशों का पालन
कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाता है। अतः आधुनिक राज्य तो समाज रूपी अट्टालिका का शिखर है। अन्य सभी समूहों की तुलना में राज्य की सर्वोच्चता ही उसकी प्रमुख विशेषता है। वाटकिंस ने कहा कि राज्य की परिभाषा मानव समाज के उस हिस्से के रूप में है जो भौगोलिक सीमाओं से घिरा होता है और किसी एक प्रभुसत्ताधारी के प्रति समान रूप से आज्ञा पालन के कारण एकता के सूत्र में बांधा जाता है। तो राज्य की कुछ परिभाषाएं हैं, लेकिन जो राज्य के मूल तत्व हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर राज्य के मूल तत्वों की कल्पना कर सकते हैं। राज्य के मूल तत्व 4 हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है प्रभुसत्ता। इन चारों तत्वों को मिलाकर के राज्य नामक संस्था का निर्माण होता है। लेकिन इसके उलट प्राचीन भारत में राज्य के 7 तत्वों की बात की गई। यहां 4, वहां 7, और उन 7 तत्वों की भी व्याख्या कौटिल्य ने, मनु ने, भीष्म ने या विभिन्न राजनीतिक चिंतकों ने की है। हम आधुनिक राज्य की बात करना चाहते हैं। पहला क्या है? जनसंख्या। कोई भी साहचर्य एसोसिएशन मनुष्यों के सहयोग से बनता है। राज्य ऐसा साहचर्य एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारे मनुष्य एकता के सूत्र से बंधे रहते हैं। जनसंख्या राज्य का आवश्यक तत्व है। कितनी जनसंख्या होती है यह निश्चित नहीं है। इतना ही कह सकते हैं कि इसके लिए पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए और जीवन के विविध पक्षों की देखरेख जिससे संभव हो सके। अच्छा तो यह होगा कि यह जनसंख्या जीवन की सारी आवश्यकताओं को स्वयं पूरी करने में समर्थ हो। दूसरा है भूभाग। भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। अन्य एसोसिएशन या उससे किसी एक राज्य के भीतर रहते हैं, कभी कभी अनेक राज्यों तक फैले भी रहते हैं, इसलिए उन्हें पृथक भूभाग की आवश्यकता नहीं होती। परंतु राज्य के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि उसकी जनसंख्या निश्चित भूभाग में बसी हो और जहां की सत्ता निर्विवाद हो। तीसरा है सरकार। राज्य का तीसरा मूल तत्व है सरकार या शासन व्यवस्था। जो राज्य की सेवाओं और राज्य की सेवाओं को जनसंख्या तक पहुंचा सके उसे सरकार कहते हैं। राज्य के भूभाग की रक्षा कर सके उसे सरकार कहते हैं। राज्य के भीतर शांति और व्यवस्था कायम रह सके उसको सरकार कहते हैं। विदेशी राज्यों के साथ संबंध निभा सके उसे सरकार कहते हैं। अतः सरकार को जनता पर कर लगाने का अधिकार मिल जाता है। आधुनिक युग में सरकार जनता के लिए बहुत तरह तरह के संसाधन जुटाती है। चौथा है प्रभुसत्ता। चौथा राज्य का किंतु बुनियादी तत्व है राज्य का, वह है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ यह है कि राज्य की ऐसी शक्ति जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं और कानूनों का पालन करा सके और बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में किसी तरह का लेन देन, मैत्री या लड़ाई कर सके, और प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता के बिना राज्य नामक संस्था का अस्तित्व नहीं होता। ये 4 तत्व हो गए। राज्य और समाज को पहले भी समझ लीजिए। राज्य और समाज का भी शब्द का प्रयोग होता है। राज्य साधारणतः राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज है। राज्य जो साधारणतः राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज है। समाज मनुष्यों का ऐसा एसोसिएशन है जो जन्म से मृत्यु तक उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरी करता है। अब आप आ जाइए राज्य और नागरिक समाज। मूलतः नागरिक समाज और राजनीतिक समाज को समवर्ती माना जाता है। अतः यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में भी प्रयोग होता है। परंतु आज समाज की जटिल परिस्थितियों में नागरिक समाज के पृथक अस्तित्व की मान्यता देना जरूरी माना जाता है।
सबसे पहले रोमन विचारक मार्कस तुलियस सिसरो ने राज्य का संकेत देते हुए नागरिक समाज शब्द का प्रयोग किया है। अब नागरिक समाज जो है 17वीं शताब्दी में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के आधार पर भी नागरिक समाज की बात की जाती है। 18वीं शताब्दी में रूसो ने नागरिक समाज को राजनीतिक समाज का अंग माना। रूसो ने किसी समुदाय की इच्छा को सामान्य इच्छा के नाम से आगे बढ़ाने का काम किया। 19वीं शताब्दी के पुरुषार्थ में हेगल ने नागरिक समाज और राज्य में अंतर करते हुए यह मान्यता रखी कि नागरिक समाज विश्वजनित स्वार्थवाद का क्षेत्र है। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने नागरिक समाज के उन लक्षणों की पुष्टि की जिन्हें हेगल ने पहचाना था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ग्रामशी ने मार्क्सवादी विश्लेषण में एक नया आयाम जोड़ा और कहा कि पूंजीवादी समाज की अधिरचना के दो स्तरों में पूंजीवादी समाज की अधिरचना है। उसमें एक स्तर है नागरिक समाज और दूसरा स्तर है राजनीतिक समाज। अब इस आधार पर राष्ट्र और राज्य में भी अंतर समझ लीजिए। राष्ट्र के स्वरूप को समझने के लिए राष्ट्र और राजनीति या राष्ट्रीयता में अंतर करना जरूरी है। राष्ट्रीयता प्रायः ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है जो एक प्रजाति, रेस, भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक सघनता इत्यादि के कारण निकट से जुड़े होते हैं और एक जैसी राजनीतिक आकांक्षाओं तथा एक जैसे इतिहास विकास के कारण एकता की भावना से प्रेरित होते हैं। इनमें से अधिकांश तत्व जन्म की परिस्थितियों के ऊपर आधारित होते हैं। कुछ लेखक राष्ट्र की परिभाषा उसी शब्दों में देते हैं जिसमें राष्ट्रीयता की परिभाषा होती है। इस तरह राष्ट्र की आधुनिक संकल्पना राष्ट्र राज्य के रूप में अपने तर्कसंगत परिणाम पर पहुंचती है। राष्ट्र उन लोगों के समूह को कहते हैं जो स्थायी रूप से एक निर्दिष्ट भूभाग में रहते हैं और सामान्य राजनीतिक आकांक्षाओं, सामान्य हितों, सामान्य इतिहास और सामान्य नियत की चेतना के कारण एकता के सूत्र में बंधे रहने का अनुभव करते हैं। हालांकि उनका संबंध भिन्न भिन्न राष्ट्रिकाओं से होता है। इसलिए राष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की भी बात की जाती है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और विकास कबीला राज्य से शुरू हुआ, प्राच्य साम्राज्य तक बढ़ा, यूनानी नगर राज तक आगे पहुंचा, रोमन साम्राज्य तक इसका विकास हुआ और सामंती राज्य के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य का जन्म हुआ। आधुनिक राष्ट्र राज्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में उपनिवेशवाद के जाल से भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्र राज्य के में वर्तमान का संकट भी बहुत बड़ा है। राष्ट्र राज्य आगे चल के अंतरराष्ट्रवाद के रूप में प्रकट होता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कानून भी बनता है। राष्ट्र राज्य का वर्तमान संकट क्या है? मानव इतिहास के विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न राज्य प्रणालियां अस्तित्व में आईं, किंतु उनमें से कोई भी लोगों में स्थायी शांति और सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई। यूनानी नगर राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहे। रोमन साम्राज्य में यूरोप की विभिन्न जातियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। आधुनिक समय में कुर्द लोग इराक, ईरान, तुर्की में फैले हुए हैं। हालांकि वे अपने अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में पहचानते हैं। दूसरी ओर कई ऐसे राज्य हैं जिसमें भिन्न भिन्न इथनिक ग्रुप्स एक साथ तो रहते हैं, परंतु वे अपने को एक राष्ट्र के रूप में एकाकार आज तक नहीं कर पाए। लेबनान और साइप्रस जैसे देश लंबे समय तक गृह युद्ध के शिकार रहे। भूतपूर्व सोवियत संघ में युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया और इथोपिया जैसे राज्य इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। वर्तमान समय में
जो राष्ट्र राज्य की स्थिति है वह है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के कारण इसकी बात आगे बढ़ती है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण से राष्ट्र राज्य की परिभाषाएं अपने स्तर पर बदल गई हैं। यह आर्थिक रूप से भूमंडलीकरण है। अब राष्ट्र राज्य सांस्कृतिक या राजनीतिक भूक्षेत्र न हो करके यह आर्थिक भूक्षेत्र के रूप में आगे बढ़ा है। इसलिए राष्ट्र राज्य की अब परिभाषा बदलती नजर आ रही। नव उपनिवेशवाद भी राष्ट्र राज्य की उपज है, संरक्षणवाद भी राष्ट्र राज्य की उपज है। इस प्रकार आप देखिए कि वर्तमान दौर में भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति को रोकने का कोई भी प्रयास व्यर्थ जाता दिख रहा है। लेकिन कोविड-19 के बाद जो दुनिया में जो स्थितियां बनी, उन स्थितियों ने भूमंडलीकरण के आर्थिक नियोजन पर, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के स्वरूप पर खतरा उत्पन्न किया गया है। यह माना जाने लगा है कि कोविड-19 के महामारी से दुनिया में भूमंडलीकरण का रूप बदल गया है। राज्य का जो स्वरूप है वह राज्य के विभिन्न स्वरूप माने गए हैं। राज्य का आंगिक स्वरूप माना गया है, जिसे ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहते हैं, कि राज्य की तुलना अंगों से की जाती है। राज्य को एक प्राकृतिक संस्था या स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन के रूप में माना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो ने किया। राज्य को एक नैतिक इकाई के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। स्टेट इज ए मॉरल इंस्टीट्यूशन। आंगिक सिद्धांत की चिरसम्मत धारणा के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था भी है। प्राचीन यूनानी मान्यता के अनुसार राज्य जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है और सज्जीवन प्रदान करने के लिए बना रहता है। इन सारे राज्य के स्वरूपों की आलोचना भी की जाती है। राज्य के आंगिक सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य को एक बधी बधाई व्यवस्था में अपनी स्थिति और कार्य संभाल लेने की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य का पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत भी सामने आता है। एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट भी राज्य का पूर्ण सत्तावादी सिद्धांत। इसका आधार यह है कि समाज में राज्य की सर्वोच्च, सर्वोपरि और असीम सत्ता को उचित ठहराया गया है। GWF हेगल ने विवेक की साक्षात प्रतिमा और धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा के रूप में राज्य को आगे बढ़ाया, राज्य को प्रतिपादित किया। नीत्शे ने कहा कि राज्य को किसी भी नियमों से नहीं बाधा है, उनकी शक्ति के जो राज्य की शक्ति के विस्तार को रोक सके। राज्य की एक और ज्यूरिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी सामने आती है। राज्य एक का विधिमूलक और विशास्त्री सिद्धांत विधिवेत्ताओं की देन है। इसके अंतर्गत राज्य को कानूनी चिंतन की एक संकल्पना के रूप में देखा जाता है। राज्य का यांत्रिक रूप भी माना जाता है, मैकेनिस्टिक थियरी ऑफ स्टेट भी माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की तुलना मशीन से किया जाता है, जिसे मनुष्य ने अपने लाभ या उपयोग के लिए सोच विचार करके अपनाया है। राज्य को एक सामाजिक संस्था भी माना जाता है। सामाजिक संस्था के माध्यम से यह सिद्धांत राज्य और समाज में स्पष्ट अंतर करता है, जिसे आंगिक सिद्धांत ने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद राज्य के बारे में कहा जाता है कि राज्य साधन है, साध्य नहीं। यह सिद्धांत भी राज्य का आविष्कार मनुष्यों ने किया है, अतः राज्य मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने का साधन मात्र है। एक मशीन की तरह राज्य का अस्तित्व भी अपने निर्माता के लिए है। एक और सिद्धांत सामने आता है, राज्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ विल। स्टेट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ विल। राज्य का आंगिक सिद्धांत तो राज्य को उच्चतर विवेक या परम सत्य की अभिव्यक्ति मानता है, किंतु यंत्रीय सिद्धांत से इसे उच्चतर सुपीरियर विल की अभिव्यक्ति मानता है। यंत्रीय सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक थे टॉमस हॉब और जॉन लॉक।
जिन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंग्रेज उपयोगितावादियों ने इसे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख माना। राज्य परस्पर हितों में सामंजस्य का साधन है, यह भी माना जाता है। यंत्री सिद्धांत के अनुसार राज्य का अपना कोई सर्वोपरि हित नहीं होता, उसका निर्माण करने वाला तत्वों अर्थात व्यक्तियों के हितों से बढ़कर के हो। मतलब राज्य व्यक्तियों के हितों को आगे लेकर के चलता है। इसको व्यक्तिवाद भी कहा जाता है। तो व्यक्तिवादी भी राज्य की परिभाषा अपने ढंग से करते हैं। उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य में, लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव में भी राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य के लिए किया है। राज्य एक साधन है, व्यक्ति उसका एक साध्य है। यह भी राज्य का एक उद्देश्य है। राज्य के सत्ता के स्वरूप को लॉक ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में देखा, और लॉक ने जो जिस तत्व को कहा वह दैवी उत्पत्ति का, भारत में भी दैवी सिद्धांत है, लेकिन भारत में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, दैवी अधिकार का सिद्धांत नहीं है, दैवी समानता का सिद्धांत है। पश्चिम में दैवी अधिकार का सिद्धांत है। ये दोनों अधिकार में अंतर है। एडम स्मिथ ने भी आर्थिक मानव की संरचना में, एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव की संरचना की, और आर्थिक मानव की संरचना में उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों की संपदा के अंतर्गत अहस्तक्षेप, लेसेस फेयर और व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म का संकेत दिया, उसकी व्याख्या की। आर्थिक मानव की संकल्पना में लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यापार की सहज प्रवृत्ति पाई जाती है ताकि वह अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके, और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए राज्य नामक संस्था की स्थापना होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी के संदर्भ में भी राज्य की बात की जाती है। राज्य के संदर्भ में गवर्नमेंट के कार्यों की भी विवेचना होती है। विदेशी आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करना सरकार का काम है। न्याय का प्रवर्तन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना भी राज्य का काम है, और सार्वजनिक निर्माण का काम भी राज्य करती है। बेंथम ने राज्य के संदर्भ में उपयोगिता की संकल्पना की, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, और उस आधार पर अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख यह स्थापित करके राज्य के स्वरूप की व्याख्या की। विधि निर्माण का सिद्धांत भी राज्य के अंतर्गत है। सरकार का कार्य यह है कि कानून का पालन करने वाले नागरिकों की गतिविधियों में सरकार हस्तक्षेप न करे। स्पेंसर ने भी राज्य के स्वरूप को प्रतिपादित किया, जिसने कहा मिनिमम गवर्नमेंट, न्यूनतम शासन की कल्पना स्पेंसर ने की। टी.एच. ग्रीन ने नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना के आधार पर राज्य के स्वरूप की व्याख्या की। एल.टी. हाउस ने उदारवाद के आधार पर राज्य की परिकल्पना की। लास्की ने राज्य के उदारवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया और स्वतंत्रता के सार तत्व को प्रस्तुत किया। अब आप इस तरह देखिए कि राज्य के स्वरूप, राज्य की परिभाषा, राज्य की प्रकृति और राज्य की ओरिजिन की बात में अनेक विचार सामने आते हैं। तो राज्य का स्वरूप समय समय, देश काल और पात्रों के अनुसार से उसका स्वरूप, उसका स्थिति बदलती रहती। यह माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के पहले समाज में अराजकता की स्थिति थी। व्यक्ति से संघर्षरत था। व्यक्ति परिवार नामक संस्था से च्युत था, और उस परिवार नामक संस्था से च्युत होने के कारण समाज में अराजकता की व्याप्ति थी। अराजकता के व्याप्ति से मुक्त होने के लिए एक सामाजिक अनुबंध होता है, और सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। हाब्स ने उसका नाम लेवियाथन रखा। अपने को बचाने, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने अपने कुछ अधिकार राज्य को सौंप दिए, ताकि उसका सुख, उसकी स्थिति, उसकी शांति बनी रहे। इस आधार पर राज्य का निर्माण होता है। तो आप ये संक्षेप में देखिए कि राज्य का रूप,
उसका उसमें एलिमेंट क्या क्या, उसका नेचर क्या है, ये हमने आपको बताया। अब इसके आगे राज्य के स्वरूप के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की जाती है, सरकारों के प्रकारों की भी बात की जाती है और सरकारों के विभिन्न अवयवों की भी बात की जाती है। इस बात को आगे बढ़ाऊंगा।